स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 25 जून 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में नीतीश सरकार बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल बात यह है कि बिहार में चुनावी साल में नीतीश सरकार कई बड़े फैसले ले रही है। इस बीच नीतीश कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत हर पंचायत में विवाह भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा जीविका दीदियों द्वारा चलाई जा रही दीदी की रसोई में अब 40 के बजाय 20 रुपये में खाना मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। जब सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह कार्यक्रम में सुविधा के लिए सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण कराएगी। पंचायतों में विवाह भवनों के निर्माण के लिए 4026 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की गई है। इन विवाह भवनों का संचालन जीविका दीदियों के द्वारा किया जाएगा। जब पंचायत स्तर पर विवाह भवनों के निर्माण से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को काफ़ी फायदा होगा। वहीं पर राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 20 रुपये में भरपेट खाना मिलेगा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में जीविका द्वारा संपोषित दीदी की रसोई में खाने की थाली की दर को आधे यानी कि 40 से घटा करके 20 रुपये करने पर मुहर लगाई गई है। दोस्तों अब बिहार के मुखिया 15 लाख रुपए तक विकास योजनाओं का काम कर सकेंगे। 15 लाख रुपए तक यह बिहार के मुखियाओं की अब पावर बढ़ा दी गई है। बिहार के मुखिया अब 15 लाख रुपए तक काम कर सकेंगे। मुख्यमंत्री के साथ पंचायती राज प्रतिनिधि की बैठक में यह फैसला लिया गया है। दरअसल बात यह है कि आपको बता दूं कि बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बिहार के मुखिया का अधिकार और बढ़ा दिया है। अब बिहार के मुखिया 15 लाख रुपए तक के विकास योजनाओं का काम कर सकेंगे। वह मुख्यमंत्री के साथ पंचायती राज प्रतिनिधियों की बैठक में यह फैसला लिया गया है। दरअसल बिहार में अब ग्राम पंचायत समिति और फिर जिला परिषद जैसी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं 15वें वित्त आयोग और फिर राज्य वित्त आयोग से प्राप्त 15 लाख रुपए तक की योजनाओं को विभागीय तौर पर क्रियान्वित कर सकेंगे। जहां मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने बताया है कि बीते 12 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में इस आशय की घोषणा की जा चुकी है। जहां राज्य सरकार ने यह फैसला योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने और फिर उन्हें आम जनता तक जल्द पहुंचाने के उद्देश्य से लिया गया है। जानकारी के मुताबिक पंचायती राज संस्थानों को ग्रामीण विकास कार्यों के लिए केंद्र और फिर राज्य सरकार से बड़ी मात्रा में धनराशि प्राप्त होती है, जो वर्तमान में वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग और फिर RJC राज्य मद की राशि CFMS और फिर CFMS के माध्यम से हस्तांतरित की जा रही है। मुख्य सचिव ने बताया है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रतिनिधियों द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही थी कि निविदा प्रक्रिया में मानव बल की कमी, निविदा के दौरान ठेकेदार लाभ जुड़ने के से लागत में वृद्धि और फिर निविदा निष्पादन में देरी के कारण 15 लाख रुपए तक की योजनाओं को विभागीय स्तर पर क्रियान्वित करने की अनुमति दी जाए। इन मांगों और योजनाओं को त्वरित और फिर गुणवत्तापूर्ण तरीके से लागू करने की आवश्यकता को देखते हुए विभाग ने इस पर गहन विचार विमर्श के बाद ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। सभी जिला परिषदों को भी इस निर्णय से अवगत करा दिया गया है। इससे योजनाओं का कार्यान्वयन, पारदर्शिता, कार्य क्षमता और फिर संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित किया जा सकेगा। दोस्तों अगले 7 दिनों में मानसून बिहार में अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर देगा। असली रूप यानी कि जोरदार बारिश के साथ ठनके की भी चेतावनी जारी की गई है। आपको बता दूं कि बिहार में मानसून ने इस साल 17 जून को समय पर दस्तक दी है, लेकिन अब तक बारिश सामान्य से 26% कम दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिक आनंद शंकर के अनुसार जून महीने में बारिश की स्थिति कमजोर रही है। हालांकि अगले एक सप्ताह तक मानसून अपनी ताकत दिखाएगा। यह 26 और 27 जून को थोड़ी कम बारिश हो सकती है। इसके बाद फिर से 2-3 दिनों तक पूरे बिहार में जोरदार बारिश होने की संभावना है। वहीं पर कैमूर, सासाराम, औरंगाबाद, गया और बांका जैसे दक्षिणी जिले में वज्रपात की घटनाएं अधिक होती है। यह पूर्वी बिहार के सीमांचल क्षेत्र और फिर पूर्वी चंपारण, गोपालगंज के सीमावर्ती इलाकों में भी वज्रपात की संवेदनशीलता बनी रहती है। जबकि गर्मी और फिर उमस के बाद अचानक बारिश होती है तो फिर वज्रपात का खतरा बढ़ जाता है। लोगों को इस दौरान सतर्क रहना चाहिए और फिर पक्के मकान की शरण में जाना चाहिए। दोस्तों बिहार में किराए के कोख से संतान के जन्म को मंजूरी मिल गई है।
अब निसंतान दंपति की बड़ी मुश्किल दूर हो गई है, खत्म हो गई है। यानी कि जिसका कोई भी संतान नहीं है, जिसका कोई भी बाल बच्चा नहीं होता है, उसके लिए ये अच्छी खबर है। आपको बता दूं कि बिहार की नीतीश सरकार सरोगेसी कानून को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब किराए के कोख से संतान के पैदा होने का रास्ता साफ हो गया है। इसका फ़ायदा उन लोगों को होगा, यानी कि उन पति पत्नी को होगा जिनकी कोई भी संतान नहीं है, कोई भी बाल बच्चा, कोई भी औलाद नहीं है, या ऐसे दंपति को अब IVF के सरोगेसी एक विकल्प का काम करेगा। जब भविष्य में ऐसे मामलों में कोई भी कठिनाई न हो, इसके लिए सरकार ने स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी एवं सरोगेसी बोर्ड का गठन कर दिया है। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। आदेश के अनुसार बोर्ड राज्य में सरोगेसी मामले में नीति बनाने के साथ इसमें सुधार के सुझाव देने का काम करेगा। यह साथ ही साथ सरोगेसी से जुड़े हुए सभी गतिविधियों की निगरानी करेगा। यह क्लिनिक को रजिस्टर करने और उसमें सरकार की नीतियों को लागू करने की दिशा में काम करेगा। निसंतान दंपति को ये विकल्प मिलेगा। आपको बता दूं कि ये बोर्ड केंद्र सरकार के बोर्ड की तर्ज पर काम करेगा, जो और फिर प्रदेश में यानी कि बिहार में सरोगेसी के क्षेत्र में होने वाले कार्यों की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भी मुहैया कराया जाएगा। आदेश के अनुसार बोर्ड के गठन होने के बाद वैसे दंपति यानी कि वैसे पति पत्नी जो कि लंबे समय से संतान की चाहत रखते हैं परंतु उसे चिकित्सीय कारणवश संतान नहीं हो पाता है, अब वैसे निसंतान दंपति संतान प्राप्त कर सकेंगे। जी हाँ, दंपति कर सकेंगे या वैसे दंपति सरोगेसी विधि से यानी कि सरोगेसी विधि के माध्यम से संतान प्राप्त कर सकेंगे। जो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बोर्ड इन कार्यों के अलावा सरोगेट माताओं, इच्छुक दंपतियों और डॉक्टरों के अधिकारों को सुरक्षित करेगा। इसके अलावा भ्रूण व्यापार, महिला शोषण जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने का दायित्व भी बोर्ड का होगा। या बोर्ड के जिम्मे ये कार्य भी होगा कि लोगों को जागरूक करें और नैतिक और फिर कानूनी विकल्प की जानकारी दें। या साथ ही साथ सरोगेट माताओं को कानूनी संरक्षण, स्वास्थ्य सुविधाएं और विवाह कवरेज सुनिश्चित कराना भी बोर्ड का काम होगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंसान से कहीं अधिक पवित्र उनका मूत्र हो सकता है? दरअसल बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव के करीब आते ही राजनीतिक बयानबाजियां बढ़ गई है। ऐसे में RJD ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर BJP और RSS को लेकर के एक विवादित बयान दिया है। यह राजद की इस पोस्ट पर मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। दरअसल राजद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि संविधान को नहीं मानने वाले RSS BJP समर्थक 2 कौड़ी के कुछ टुच्चे लफंगे, अज्ञानी और अनुयायी चरित्र के धूर्त लोग कथा बकना, मंत्र बाचना अपना जन्म सिद्धि अधिकार समझते हैं, जो कि जन्म के अधिकार पर खुद को श्रेष्ठ समझते हैं, जो दूसरे इंसान से अधिक पवित्र अपने मूत्र को समझते हैं। यह पोस्ट में आगे लिखा गया है कि ऐसे भिख मंगे को ये नहीं मालूम है कि जिस दिन मेहनत कश बहुजन तुम्हें धर्म के नाम पर दान दक्षिणा देना बंद कर देंगे, तुम भूखे मर जाओगे। वहीं पर बिहार में विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड यानी कि JDU, BJP, RJD समेत तमाम राजनीतिक पार्टियां वोटरों को रिझाने का अथक प्रयास में लगे हुए हैं। यह सियासी गर्मी सड़क से लेकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी दिखनी शुरू हो गई है। दोस्तों, बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी दलों के नेता अभी से ही मतदाताओं को अपने पक्ष में गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं, जब पक्ष और फिर विपक्ष के नेता जनता के बीच एक दूसरे की पोल खोलने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार वासियों को खास संदेश दिया है और बिहार में अगली सरकार महागठबंधन की बनाने की अपील की है। यह तेजस्वी यादव ने X पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर के डबल इंजन सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया है। तेजस्वी यादव ने X पर लिखा है कि प्रिय बिहार वासियों, हम सभी ने साथ मिलकर के बिहार को बदलने का जो संकल्प लिया था, जो उसके परिणाम अब थोड़े बहुत दिखने लगे हैं। लगभग 20 साल तक असंभव शब्द और 20 बरस पूर्व की सरकारों को दोष देने के सहारे ये जनता को भ्रमित करते हुए अलट पलट करके सिद्धांतहीन, उदासीन, इच्छा शक्ति के घोर अभाव और फिर लक्ष्य को दुष्कर समझने वाली सरकार चलाते रहे हैं। हमने 2020 चुनाव में आधुनिक और फिर नए बिहार का एक बेहतरीन ब्लूप्रिंट बनाया है। बिहार को नंबर 1 राज्य बनाने का लक्ष्य रखा तथा देश में सबसे अधिक युवा आबादी वाले युवा बिहार प्रदेश के नौजवानों को एक साथ 10 लाख नौकरी देने का प्रण लिया है। तब यही NDA सरकार हमारी घोषणा, इरादे और फिर वादे का उपहास उड़ाती थी। जी हाँ, और फिर हमसे पूछा जाता था कि कहाँ है 10 लाख नौकरियाँ, कहाँ से देंगे नौकरी, पैसे कहाँ से आएगा। हमने अपने 17 महीने में
छोटे से कार्यकाल में बिना पेपर लीक, लेट लतीफी और फिर विवाद के 5 लाख नौकरियां देकर के दिखाई तथा 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन करके अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर दिखा दिया है कि अपनी मिट्टी के लिए कुछ करने की लगन, मेहनत, इच्छा शक्ति, जुनून, जोश, होश, संकल्प और फिर विजन हो तो फिर असंभव भी संभव हो जाता है। हम बिना विचलित हुए वंचितों, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और फिर गरीबों को हक दिलाने के लिए लड़ते रहे हैं। हमने खुल करके चेतावनी के साथ कहा है कि जातिगत जनगणना समय न्याय और फिर अधिकार की मांग है, ये होनी चाहिए और फिर बिहारवासी एकजुट होकर के इसे करा करके रहेंगे। बिहार की एकता का परिणाम पूरे देश को लाभ के रूप में मिला है। 65% आरक्षण के लिए भले ही संविधान विरोधी संघीय एवं सामंती सोच रोरा अटकाती रही है, जब पर हम आपको वचन देते हैं कि हमारे इच्छा शक्ति और फिर आपका सहयोग, समर्थन और फिर स्नेह जल्द ही वो दिन लाएगा जब बिहार में 65% से अधिक आरक्षण यानी कि हिस्सेदारी के हिसाब से हक मिलेगा। डोमिसाइल नीति पर तेजस्वी ये वचन देता है, आपकी सरकार बनने पर बिहार के लोगों की आन बान शान और फिर गरिमा को ध्यान में रखते हुए उनका सम्मान करते हुए तेजस्वी बिहार में अभूतपूर्व डोमिसाइल नीति लागू करेगा। दोस्तों, तेजस्वी यादव अब कैप्टन बनेंगे। जब कैप्टन बनकर के अब वे हवाई जहाज उड़ाएंगे। दरअसल बात यह है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पुत्र और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव अब पायलट बनेंगे। उड्डयन प्रशिक्षण निदेशालय ने तेज प्रताप यादव समेत 18 प्रत्याशियों को सफल घोषित किया है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि अगर तेज प्रताप यादव पायलट बनते हैं तो वह वाणिज्य पायलट बनेंगे। आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले ही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे, तब तेज प्रताप यादव ने अपनी कुछ तस्वीरें एक्स अकाउंट पर शेयर की थी। इन तस्वीरों के जरिए उन्होंने कहा था कि अगर उनकी पायलट की ट्रेनिंग देश में के काम आ सकती है तब वो इसके लिए तैयार हैं। दोस्तों, बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप का बड़ा ऐलान सामने आया है, जहां एक विधानसभा सीट है जिस पर वो चुनाव लड़ेंगे। दरअसल बात यह है कि बिहार के लोकप्रिय यूट्यूबर मनीष कश्यप जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी ज्वाइन किया था, जब उस समय इसे एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम माना गया था, क्योंकि मनीष कश्यप की युवाओं में खास पकड़ है और वह तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के मुद्दों को लेकर के सुर्खियों में भी रहे थे। लेकिन अब मनीष कश्यप ने बीजेपी से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने ये सारी बातें साफ कर दी थी। बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और सीट भी कंफर्म कर दिया है। जब मनीष कश्यप ने कहा है कि करीब 1 साल तक बीजेपी में रह करके उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब वो अपना रास्ता खुद तय करेंगे। जब ऑफर तो कई आ रहे हैं, लेकिन अब पीछे नहीं हटेंगे। स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं होगा। मनीष कश्यप ने कहा कि वे पश्चिमी चंपारण के चनपटिया विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, नीतीश कुमार की गद्दी पर तलवार लटक रही है, जिससे पूरे एनडीए का होश उड़ने वाला है। दरअसल बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सामाजिक न्याय की आड़ में जातिगत समीकरण जीत का कारण बन सकते हैं। इस समीकरण में वोट बैंक के गणित में जो गठबंधन जितना पिछड़ा होगा, सत्ता की कुर्सी उतना ही दूर होगी। लेकिन इसके अलावा एक और कारक इस चुनाव में कारगर साबित हो सकता है, और वह कारक है सत्ता विरोधी लहर। जब सत्ताधारी दल को इसका खतरा सता रहा है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में ये खतरा नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे दलों को भी झेलना पड़ सकता है। जी, क्या नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के तौर पर करीब 20 साल के कार्यकाल पर सत्ता विरोधी लहर का डर मंडरा रहा है? एक सवाल है। आपको बता दें कि आईएनएस भारत के एक हालिया सर्वे में इस मुद्दे पर बात की गई है। जब प्रतीकात्मक राम बंदोबस्त ने बिहार के 5340 अति पिछड़ी जाति के वार्ड पार्षदों के वॉइस सैंपल तैयार किए गए और उन सभी से सवाल पूछा गया और उनके जीवन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि नीतीश कुमार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर का डर है। अब सवाल है कि क्या नीतीश कुमार की लोकप्रियता में गिरावट आई है? तो इस सर्वे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदा लोकप्रियता और फिर सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी भावना पर यह सर्वे किया गया है। सत्ता विरोधी भावनाओं को समझने के लिए सर्वे ने बेरोजगारी, नौकरशाहों की मनमानी, विकास कार्यों में लापरवाही, भूमि सर्वेक्षण, रिश्वतखोरी, बेगरती कानून व्यवस्था, शराबबंदी, बालू खनन और फिर सरकारी टेंडरों में पक्षपात, भूमि विवाद आदि जैसे सवाल पूछे गए। जब उनके ताज़ा सर्वे के मुताबिक बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ सत्ता विरोधी भावना है और उनकी लोकप्रियता में भी गिरावट आई है। जब राज्य में सरकार के खिलाफ जबरदस्त सत्ता विरोधी भावना है। यह सर्वे के मुताबिक 63% लोग सरकार के कामकाज से नाखुश हैं, जबकि 16% लोग सरकार के कामकाज से खुश हैं। साथ ही 21% लोगों ने सब पता नहीं का विकल्प बताया है।
दोस्तों एक शर्मनाक घटना सामने आया है, शर्मनाक खबर है जो हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल यहाँ पर एक पति ने जुए में अपनी पत्नी को ही हार गया। जब एक दो नहीं बल्कि 3 बार दोस्त के साथ पत्नी को भेजा। अब पत्नी पीड़िता अपनी दुख भरी कहानी सुनाई है। दरअसल बात यह है कि महाभारत तो आपको पता ही होगा, जहाँ पर जुआ खेलते वक्त पांडवों ने अपनी पत्नी द्रौपदी को ही दांव पर लगा दिया था। जहाँ ऐसा ही शर्मनाक मामला मध्य प्रदेश के इंदौर में सामने आया है, जहाँ पर एक पति ने जुए में सब कुछ हारने के बाद पत्नी को ही दांव पर लगा दिया। हद तो तब हो गई जब वह पत्नी की अस्मत भी जुए में हार गया। जब शख्स ने पत्नी को जबरन अपने दोस्त के साथ एक होटल में भेजा और उसके साथ संबंध बनाने को मजबूर किया। जब प्रताड़ित महिला ने पुलिस से मदद मांगी है, जब पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला इंदौर के महिला थाने में दर्ज किया गया है, जहाँ से थार रेफर कर दिया गया है। जब महिला और उसके पति थार के रहने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक महिला की शादी पति के साथ 2016 में हुई थी। उसके पति को जुआ खेलने की लत है, जिसकी वजह से उसने लाखों रुपए का कर्ज लिया है। जब पति ने पहले तो पत्नी के गहने गिरवी रखे, फिर शुरू हुआ जघन्य सौदा। जब पीड़िता के अपने पति और फिर उसके दोस्त अभिमन्यु पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जब महिला ने आरोप लगाया है कि उसकी अस्मत का सौदा पहले भी 2 बार हो चुका है। उसने बताया है कि पति के ऊपर करीब 8 लाख रुपए का कर्ज है। जब पति ने उसे पहले भी अपने दोस्त के पास जबरन भेजा था। महिला को उसके पति दिल्ली रेफर किया गया था और फिर वहां अपने दोस्त अभिमन्यु के घर छोड़ दिया था, जहां पर अभिमन्यु ने उससे कहा था कि उसने 50,000 में महिला को खरीदा है। ये वारदात 2 बार हो चुकी थी। जब तीसरी बार महिला से उसके पति ने दिल्ली जाने को कहा था तो फिर महिला ने मना कर दिया, जिसके बाद पति ने अभिमन्यु को इंदौर के एक होटल में बुलाया। तीसरी बार जब पति ने उसे जबरन होटल जाने को कहा तो फिर महिला ने पूरे मामले की जानकारी अपने रिश्तेदारों को दी। महिला ने सभी को बताया है कि ऐसा पहले भी हो चुका है, जिसके बाद उसे इंदौर के महिला थाने ले जाया गया, जहाँ महिला ने अपनी सारी आपबीती सुनाई। 22 मई को इंदौर के एक होटल में उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई थी, लेकिन समय पर मदद मिलने से महिला बच गई। जब पुलिस ने पूरे मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला दर्ज होने के बाद से ही महिला का पति और फिर उसका दोस्त दोनों फरार है। दोस्तों कोसी सीमांचल में बारिश आफत बन गई है। जब नदियां डराने लगी है, लोगों की बेचैनी बढ़ गई है। जब बिहार में मानसून के दस्तक देते ही लगभग सभी जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। इस बीच ये बारिश कई जिलों में आफत बन गई है। जब लोग डरे सहमे हैं और उनकी बेचैनी बढ़ी हुई है। खास करके कोसी सीमांचल इलाके की बात करें तो फिर यहाँ पर लगातार झमाझम बारिश का दौर जारी है, जिसके कारण नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। नदियाँ धीरे धीरे रौद्र रूप लेने लगी है, जिससे लोग डरे हुए हैं। उन्हें अपना ही घर छोड़ने का भय सताने लगा है। इसी कड़ी में इस साल पहली बार सुपौल जिले की वीरपुर बराज में कोसी नदी का डिस्चार्ज सोमवार को करीब 1,04,000 क्यूसेक को पार कर गया। हालांकि इसके बाद धीरे धीरे जलस्तर में कमी आई, लेकिन इस बीच एक बार फिर शाम में डिस्चार्ज 1,06,000 क्यूसेक दर्ज किया गया, जिसके बाद खतरा मंडराने लगा। इधर किशनगंज की बात करें तो लगातार रुक रुक करके बारिश हो रही है, जिसके कारण रतवा और फिर कनकई नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा रतवा नदी किनारे स्थित पुराना टेरागाछ, रामपुर, ठापरतोला, सुहिया और फिर कनकई नदियों में भी डराने लगी है। या इससे कई गांव के लोग प्रभावित हो सकते हैं। या इसके साथ ही अररिया की बात करें तो फिर यहाँ पर बकरा नदी की भयावह रूप धारण कर रही है। जिले में पररिया घाट पर बना चचरी पुल टूट गया है। वहीं पर पररिया घाट पर बने चचरी पुल के टूटने के कारण अब लोगों के पास आवागमन के लिए एकमात्र सहारा नाव रह गया है। आपको बता दूं कि सिर्फ कोसी सीमांचल इलाके में ही नदियों का जलस्तर नहीं बढ़ रहा है, बल्कि कई अन्य जिलों में भी नदियों की ऐसी ही स्थिति देखी जा रही है। जैसे कि गयाजी में फल्गु नदी उफान पर है, कई गांवों में पानी घुस गया है। इधर डोभी में एक पुल में दरार आ गई है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो फिर झमाझम बारिश और फिर परेशानी बनती जा रही है। हालांकि ऐसी स्थिति में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन की ओर से अधिकारियों को अलर्ट रहने का आदेश भी दे दिया गया है। दोस्तों अब सेहत की बात करते हैं कि अगर पेट में बार बार गैस बनती है तो आप 2 चीज़ों से दूरी बना लें, आपका हमेशा के लिए ये परेशानी दूर हो जाएगी। इस सेहत की बात में इस खबर को बात करते हैं। पेट में बार बार गैस बनना एक ऐसी समस्या है जो न केवल असहज करती है बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी को भी प्रभावित कर सकती है। अभी हम उन 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिन्हें खाने से आपके गैस की समस्या और बढ़ सकती है, और साथ ही साथ कुछ आसान उपाय बताएंगे जो आपको पेट को
हल्का और फिर स्वस्थ रखेंगे। अब सवाल है कि गैस की समस्या क्यों होती है। तो आपको तो पेट में गैस बनना एक सामान्य समस्या है जो कि खान पान की गलत आदतें, तनाव या फिर पाचन तंत्र की कमजोरी के कारण हो सकती है। जब हम कुछ खास खाद्य पदार्थ खाते हैं तो फिर वे हमारे पेट में गैस पैदा कर सकते हैं, जिससे पेट फूलना, दर्द और फिर असहजता जैसी समस्या होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ खाद्य पदार्थ इस समस्या को और बढ़ा सकते हैं? या स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार 2 खाद्य पदार्थों से गैस की समस्या को बढ़ने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। वह फलियां और कार्बोनेटेड पेय। या फलियां जैसे कि राजमा, छोले और लोबिया फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होते हैं, लेकिन इनमें रेफिनोज नामक एक जटिल शर्करा होती है जो पेट में आसानी से पचती नहीं है। इससे गैस और फिर सूजन की समस्या बढ़ सकती है। वहीं पर दूसरी ओर कार्बोनेटेड पेय जैसे सोडा और कोल्ड ड्रिंक पेट में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो कि गैस और फिर ब्लोटिंग का कारण बनता है। इन दोनों से दूरी बनाए रखें तो फिर पेट की गैस की समस्या में काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है। अब सवाल है कि गैस की से राहत के लिए क्या करें। तो आपको बता दूं कि सबसे पहले अपने खान पान पर ध्यान दें। हल्का और फिर आसानी से पचने वाले भोजन जैसे कि दही, साबुत अनाज और फिर हरी सब्जियां आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाएंगे। इसके अलावा खाना धीरे धीरे चबा करके खाएं, क्योंकि जल्दबाजी में खाने से हवा निकलने की संभावना बढ़ती है जो गैस का कारण बनती है। वहाँ पर पानी खूब पिएं, लेकिन भोजन के तुरंत बाद नहीं, क्योंकि इससे पाचन प्रक्रिया धीमी हो सकती है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार का हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। आपको बता दूं कि जनसुराज के सूत्रधार और जाने माने रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने समस्तीपुर में पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान कहा कि बिहार में बदलाव की बयार बह रही है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है। लोग एक नई व्यवस्था, नई सरकार और नए चेहरे को देखना चाहते हैं। जब प्रशांत किशोर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के लोग लंबे समय से लालू के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू यादव को वोट करते आ रहे हैं। बिहार के लोग अब इस दुविधा से बाहर निकलना चाहते हैं और इसके लिए जनसुराज पिछले 2.5 सालों से काम कर रहा है ताकि लोगों को एक बेहतर विकल्प मिल सके। वहीं पर इस दौरान प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की स्थिति काफ़ी नाजुक हो चुकी है, जब पिछले 2 सालों से उन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा है। जब सबसे पहले उनके ही घटक दल के नेता सुशील कुमार मोदी ने नवंबर 2023 में अपनी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाया था, अब तो सभी दलों के लोग इस मुद्दे को उठाने लगे हैं। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार शारीरिक रूप से थके हुए हैं और मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए हैं। उन्हें अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों का नाम तक याद नहीं रहता है। ऐसे लोगों के भरोसे बिहार के 13 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी छोड़ दी गई है। अब नीतीश कुमार को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। पर प्रशांत किशोर ने भाजपा पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा अपने नेताओं के जरिए नीतीश कुमार को सामने रख कर के वोट की राजनीति कर रही है। भाजपा नीतीश कुमार को जनता के सामने रख करके उनके नाम पर वोट बटोर रही है और फिर बाद में उन्हें किनारे कर देगी, जिससे जनता के साथ धोखा होगा। वहीं पर इसके अलावा शराबबंदी के मुद्दे पर भी प्रशांत किशोर ने सवाल उठाए हैं। जब उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद भी बिहार के कई हिस्सों में शराब की खुलेआम बिक्री हो रही है। ऐसे में उन्होंने सुझाव दिया है कि शराबबंदी को वापस ले लेना चाहिए। भाजपा के नेताओं की ओर से इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि अगर शराबबंदी की नीति सही है तो फिर क्यों अन्य राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली में शराबबंदी लागू नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा की नीयत सही है तो पूरे देश में शराबबंदी कानून लागू होना चाहिए। दोस्तों, नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री ने ऐसा खुलासा कर दिया है जो सुनकर के आप भी सन रह जाएंगे। दरअसल बात यह है कि बक्सर से भाजपा के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अशोकनी चौबे के ताज़ा बयान ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। जब मीडिया से बातचीत करते हुए अशोकनी चौबे ने जदयू प्रमुख और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार को देश का उप प्रधानमंत्री बनाया जाए तो ये बिहार के लिए गर्व की बात होगी। अशोकनी चौबे ने कहा कि नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ लंबे समय तक संयोजक की भूमिका निभाई है और राष्ट्रीय राजनीति में उनका अनुभव काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो ये बिहार को जगजीवन राम के बाद एक और बड़ा सम्मान मिलेगा जो राज्य के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अब इस बयान के जरिए जहां पर नीतीश कुमार की राजनीतिक कद को लेकर के नई चर्चा हो गई है, तो वहीं पर इसे भाजपा की रणनीतिक चाल भी मानी जा रही है। इससे पहले पप्पू यादव ने सवाल उठाया था कि क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस से अधिक क्यों लड़ती है और भाजपा से कम। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अशोकनी चौबे ने सीधे जवाब देने से बचते हुए कहा है कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, या ऐसे लोग
धरा पर आते हैं और चले जाते हैं। वहीं पर जब पत्रकारों ने पप्पू यादव से चौबे के इस बयान पर प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने भी वही बात दोहराई और कहा कि कई लोग होते हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। अश्विनी चौबे के इस बयान को भाजपा के भीतर बदलती राजनीति और फिर संभावित गठबंधन समीकरण के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, अब बिहार के ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को लाइसेंसी हथियार मिलेगा। जब मुखिया सरपंच को अब हथियार लाइसेंस दिया जाएगा। दरअसल बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरकार पंचायत जनप्रतिनिधियों को खुश करने में जुटी हुई है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुखिया सरपंच जिला परिषद सदस्यों के हथियार लाइसेंस को लेकर के सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि अगर पंचायत प्रतिनिधि हथियार लाइसेंस को लेकर के आवेदन करते हैं तो उसे समय से निपटाएं। गृह विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों के जिला शिक्षा दंडाधिकारी और फिर पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है। गृह विभाग ने 24 जून को सभी जिलों के जिलाधिकारियों और फिर पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि पंचायती राज संस्थानों एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के हथियार लाइसेंस की आवेदन पर तुरंत कार्रवाई करें। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने 18 जून 2025 को घोषणा किया है। उन्होंने कहा है कि पंचायत जनप्रतिनिधियों के सशस्त्र लाइसेंस के आवेदन को जिला पदाधिकारी निर्धारित समय सीमा के अंदर नियमानुसार निष्पादित करने की कार्रवाई करें। वहीं पर सभी जिलों के डीएम एसपी को भेजे पत्र में गृह विभाग ने कहा है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थानों एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के हथियार लाइसेंस के आवेदन को निर्धारित समय सीमा के अंदर निष्पादित करें। दोस्तों, बिहार में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जाएगा। मोदी सरकार ने बिहार को एक और तोहफा दिया है। दरअसल बिहार पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा ऐलान किया है। राजधानी पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने जानकारी दी है कि केंद्र सरकार ने बिहार में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के लिए सहमति दी है। जब केंद्र सरकार इस परियोजना में बिहार सरकार को पूरी तरीके से मदद करने के लिए तैयार है। जब पूरे देश में 6 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर लगाने की योजना है, जिसमें से एक प्लांट बिहार में लगाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री खट्टर ने आगे कहा कि आने वाले समय में देश को और अधिक पावर की ज़रूरत होगी। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम सभी राज्यों में न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना करना चाहते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट एक प्रकार का बिजली संयंत्र है जो परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली उत्पादन करता है। इसमें परमाणु अभिक्रियाओं के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है जो गर्मी पैदा करती है। इस गर्मी का उपयोग भाप बनाने के लिए किया जाता है जो टरबाइन को घुमाती है और फिर बिजली उत्पन्न करती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट एक स्वच्छ और फिर कुशल ऊर्जा स्रोत है जो कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकता है। जब भारत में भी कई न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो देश की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आपको बता दें कि भारत में वर्तमान में 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि 8 अलग अलग स्थानों पर फैले हुए हैं। इनमें कुल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर है। बिहार की जनता बिहार में जंगल राज को वापस नहीं आने देगी। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है गिरिराज सिंह का। आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार की जनता बिहार में जंगल राज की वापसी नहीं होने देगी। गिरिराज सिंह ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में राज्य में जंगल राज था। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि लोग 2005 से पहले लालू प्रसाद के नेतृत्व में मौजूद अराजकता और फिर जंगल राज के खिलाफ पहले से ही जागरूक और सतर्क हैं। जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने आगामी चुनाव के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि लोग एनडीए का समर्थन करेंगे और फिर हमें 200% विश्वास है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। दोस्तों, बिहार में चुनावी साल जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, बिहार की राजनीति गर्माती जा रही है। ताज़ा मामला है राज्य सरकार द्वारा लगातार नए आयोगों और फिर परिषदों के गठन का। बीती इस रात सरकार ने 3 नए आयोगों, बिहार नागरिक परिषद, बिहार उद्यमी एवं व्यवसाय आयोग और एक अन्य आयोग का गठन करके अधिसूचना जारी कर दी है। इससे विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जुबानी जंग और तीखी हो गई है। तेजस्वी यादव राजद नेता इस पूरे मुद्दे पर लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार खजाना लूटने के लिए आयोगों
विभागों का गठन कर रही है। जी हाँ, राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने तीखा तंज कसते हुए कहा है कि ये नेशनल दामाद आयोग का युग है। सत्ता की भूजा पार्टी अपने किराएदारों को स्थापित करने में लगी हुई है। वहीं पर कांग्रेस प्रवक्ता आनंद माधव ने भी सरकार पर हमला बोला, कहा कि चुनाव से एन पहले आयोगों की बार आई है। जी हाँ, ये जनता के पैसे की खुली लूट है। अगर ज़रूरत थी तो आयोग वर्षों से खाली क्यों पड़े थे। वहीं पर भाजपा और जेडीयू ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया और फिर कार्यकर्ताओं को सम्मान देने की पहल बताया है। दोस्तों, बिहार में विकास परियोजनाओं की बार आने वाली है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में नेशनल एक्शन प्लान में शामिल सभी हाईवे प्रोजेक्ट में से लगभग 2/3 की शुरुआत बिहार में की जाएगी। इन परियोजनाओं की कुल लागत 33,464 करोड़ है। यह देश में किसी भी राज्य के लिए सबसे अधिक आवंटन है। जहाँ बिहार के लिए कुल 52 परियोजनाएं की मंजूरी की गई है। राजस्थान दूसरे स्थान पर है, जिसे 14,811 करोड़ की परियोजना मिली है। हालांकि ये बिहार की रकम का आधा भी नहीं है। इसके बाद महाराष्ट्र आता है, जिसे 13,869 करोड़ के प्रोजेक्ट मिले हैं। बिहार की 52 परियोजनाओं की कुल लंबाई 875 किलोमीटर है। इसमें 7 पुल, 18 रेलवे ओवरब्रिज, अंडर ब्रिज और फिर 7 बाईपास शामिल है। जब बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर के निर्देश दिया है कि वे अपने जिले की परियोजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा करें, ताकि DPR जल्दी तैयार हो, भूमि अधिग्रहण पूरा हो और फिर टेंडर प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। दोस्तों, बिहार के प्राइवेट स्कूलों में सरकारी शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया है। जब विभागीय गलती से हरकत मच गया है। अब बताइए, शिक्षक सरकारी और भेज दिया प्राइवेट स्कूल में। ये बिहार है साहब, बिहार में ऐसा ही होता है। दरअसल बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले से शिक्षा व्यवस्था को लेकर के हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। शिक्षा विभाग की तबादला सूची में हुई भारी गड़बड़ी के चलते कई सरकारी शिक्षकों का ट्रांसफर निजी स्कूलों में कर दिया गया, यानी कि प्राइवेट स्कूलों में। और जब वे योगदान देने पहुंचे तब जाकर के असलियत का पता चला। यह घटना चनपटिया अंचल के चूड़ी बाजार स्थित लोयला मिडिल स्कूल से जुड़ी हुई है, जो कि एक निजी विद्यालय है। यहाँ पर सरकारी स्कूलों में कार्यरत 3 शिक्षकों को तबादले के आदेश के तहत भेज दिया गया। शिक्षिकाएं जब स्कूल में योगदान देने पहुंची तो फिर वहाँ के स्टाफ और फिर वे खुद भी हैरान रह गए कि ये सरकारी आदेश आखिर निजी स्कूल के लिए कैसे जारी हो गया। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार तबादला सूची तैयार करते समय तकनीकी गलती या फिर प्रशासनिक लापरवाही के कारण ऐसा हुआ है। अब विभागीय अधिकारी इस लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए ऊपर से मार्गदर्शन मांग रहे हैं, लेकिन इस लापरवाही ने विभाग की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दोस्तों, बिहार के रेलवे नेटवर्क को और मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने अररिया से गलगलिया तक 110 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन का सफल ट्रायल रन अब पूरा कर लिया गया है। ये परियोजना न केवल बिहार के पूर्वोत्तर हिस्सों को उत्तर बंगाल और फिर पूर्वोत्तर भारत से जोड़ेगी, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक और फिर सामाजिक विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगी। आपको बता दें कि कल पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के महाप्रबंधक अरुण कुमार चौधरी ने ठाकुरगंज स्टेशन से इस ट्रायल रन की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने रेलवे स्टेशनों की सुविधाओं, ट्रैक की गुणवत्ता, सिग्नल सिस्टम और सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया। ट्रायल ट्रेन ने पूरे रेलखंड पर तेज गति से दौड़ करके तकनीकी दक्षता का शानदार प्रदर्शन किया। इस रेल लाइन की शुरुआत होने की खबर ने अररिया, कटिहार, पूर्णिया और आसपास के इलाकों में खुशी की लहर दौड़ गई। जब गलगलिया स्टेशन पर स्थानीय लोगों ने महाप्रबंधक का जोरदार स्वागत किया। अररिया से भाजपा सांसद प्रदीप सिंह ने इस मौके पर कहा कि ये रेल लाइन लाखों लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है। विधानसभा चुनाव से पहले इस रूट पर यात्री ट्रेन शुरू हो जाएगी, जिससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी और फिर समृद्ध बढ़ेगी। आपको बता दूं कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना में 15 स्टेशन, रेलवे स्टेशन और एक हाल्ट स्टेशन बनाए गए हैं। यह प्रमुख स्टेशनों में गलगलिया, ठाकुरगंज, कुर्साकाटा, बीबीगंज, टेरागाछ, पोवाखाली और अररिया कोट शामिल है। इस प्रोजेक्ट को 2004-05 में ही मंजूरी मिली थी और 2006 में तत्कालीन सांसद मोहम्मद तस्लीमुद्दीन और फिर रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव ने ठाकुरगंज में इसका शिलान्यास किया था, लेकिन फिर ये ठप पड़ गया। निर्माण कार्य में तेजी 2019 से आई है। दोस्तों, एक मामला अभी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट में है और लोग इसको काफ़ी ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। दरअसल एक कथावाचक की जाति पूछ करके उसकी चोटी काटी गई और उसको मुंडवा दिया गया, सिर मुंडवा करके घुमाया।
अब इसको लेकर के बवाल मच गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि कथावाचक की जाति पूछ करके उसके साथ अमानवीय हरकत करने का मामला सामने आने पर लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने आरएसएस और भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए ऐसी कृत्यों में शामिल रहने वालों को सीधे चेतावनी दी है। जहां उत्तर प्रदेश के इटावा का कथावाचक की जाति पूछने के बाद पिटाई, बाल काटने और महिला के पैर पर नाक रगड़वाने का वीडियो वायरल है। इटावा के दानदरपुर गांव में कथावाचक मुकुटमणि यादव के साथ कथित जातिगत दुर्व्यवहार की इस मामले में एल काटने, मूत्र छिड़काने और फिर नाक रगड़वाने की घटना सामने आई है। वायरल वीडियो के बाद बिहार में भी इस पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। राजद ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि संविधान को नहीं मानने वाले आरएसएस बीजेपी समर्थक दो कौड़ी के कुछ टुच्चे, लफंगे, अज्ञानी एवं अनुयायी चरित्र के धूर्त लोग कथा बकना, मंत्र बचना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, जो जन्म के आधार पर खुद को श्रेष्ठ समझते हैं, जो दूसरे इंसान से अधिक पवित्र अपने मूत्र को समझते हैं। ऐसे भीख मंगे को ये नहीं मालूम है कि जिस दिन मेहनतकश बहुजन तुम्हें धर्म के नाम पर दान दक्षिणा देना बंद कर देंगे, तुम भूखे मर जाओगे, क्योंकि श्रम यानी कि काम तुमसे होता नहीं है। ऐसे लोगों का सभी समाज मिलकर के सामाजिक बहिष्कार करें। दोस्तों, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक तापमान तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस बीच आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने मीडिया के सामने एक चौंकाने वाला बयान दिया है, जिसने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि अगर राजद को बिहार में सत्ता में आना है तो फिर पार्टी को अपने अंदर के मतभेदों को खत्म करना होगा और साथ ही अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह भी कहा कि पार्टी में बदलाव की जरूरत है और समय आ गया है जब पुरानी रणनीतियों को छोड़ करके नए तरीके से काम करने की आवश्यकता है। तेज प्रताप यादव का ये बयान इस समय में खास अहम है जब राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। जब उनका ये बयान ये भी दर्शाता है कि वे भविष्य में राज्य की राजनीति में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। राजद सूत्रों के अनुसार तेज प्रताप यादव की इस बयान को उनके राजनीतिक कद को बढ़ाने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। हालांकि उनके बयान के बाद राज्य में राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने तेज प्रताप यादव के इस बयान को लेकर के तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी है, जबकि राजद के समर्थक इसे पार्टी के अंदर बदलाव की दिशा में एक सकारात्मक कदम मान रहे हैं।